हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य कोई माध्यम डाल दें, ये मतलब पराविद्युत पदार्थ डाल दें, तो वहाँ पर उसकी धारिता का मान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस चीज़ के बारे में आज के टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। संधारित्र का सिद्धांत था वो अपन लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, और संधारित्र क्यों बनाया गया, ये जो उपकरण है वो क्यों बनाया गया, वो सारी डिटेल से अपन स्टडी कर चुके हैं। वो इसलिए बनाया गया कि अपन किसी चालक का जो धारिता का मान है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, उसकी वैल्यू अपन बढ़ा सकें। इसलिए अपन ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसे अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य अपन क्या करने वाले हैं, एक पराविद्युत पदार्थ डालने वाले हैं। तो अपन पराविद्युत पदार्थों के बारे में फर्स्ट क्लास के अंदर, मतलब फर्स्ट क्लास है नहीं, 9 क्लास के अंदर अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसे पदार्थ मतलब जो कुचालक तो होते हैं, लेकिन वहां पे जैसे अपन इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो ये कुछ तात्क्षणिक समय के लिए व्यवस्थित होते हैं, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास एक पराविद्युत पदार्थ की एक पट्टिका है, और यहाँ पे इसके कुछ अणु हैं पराविद्युत पदार्थ के, जो उसमें ऊर्जा के कारण अलग अलग इस प्रकार से स्टोर रहते हैं। कुछ एक हैं वो ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, कुछ एक ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, और कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। ये किसकी वजह से? जो उसमें ऊर्जा है उसके कारण यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। कब? जब अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान 0 रखते हैं, तो मतलब EO है, मतलब आउट, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास 0 होता है, तो वहां पर पराविद्युत पदार्थ है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? उसके जो अणु होते हैं वो यादृच्छिक रूप से अलग अलग दिशाओं के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस पराविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देता हूं। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? या तो आप जो हमारे पास संधारित्र होता है उस संधारित्र के पास में रख दीजिए। ये जो संधारित्र है, ये संधारित्र की प्लेट, ये संधारित्र की प्लेट, इनके मध्य रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है ना। तो ये लीजिए संधारित्र की प्लेटें, ये 2 प्लेटें हैं, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इनके बीच में रख दिया ऐसा। ये जो पट्टिका थी पराविद्युत पदार्थ की, इसको मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, और ये जो संधारित्र की प्लेट है इसको मैंने मान लीजिए प्लस आवेश दे रखा है, तो ये प्लस होगा, इस पे कौन सा आ जाएगा, फिर प्रेरण के द्वारा नेगेटिव आवेश आ जाएगा। ओके, इसके जो अणु हैं अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखे गए हैं। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यही तो होगी हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है? बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो इसको व्यक्त कर देता हूँ EO से। ओके, अब हमारे पास EO का मान है वो 0 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ है। तो इसके जो अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे? या तो हमारे पास मान लीजिए अध्रुवीय पदार्थ है तो पहले वो ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय पदार्थ बनेगा। ठीक है, और ध्रुवीय पदार्थ बनने के बाद में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो विद्युत क्षेत्र है उसी की दिशा में सरेखीय हो जाएगा, उसी की दिशा में बन जाएंगे ये सारे के सारे। तो कैसे बनने चाहिए? इधर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को करेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास इस साइड में तो आना चाहिए नेगेटिव, आना चाहिए, और इधर पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव किसको खींचेगा? ये पॉजिटिव को खींचेगा। तो ये लीजिए पॉजिटिव, और कोई मान लीजिए एक बीच में भी आ गया, तो इधर भी कैसे नेगेटिव हो। तो आप देख सकते हैं ये एक ही दिशा के अंदर व्यवस्थित हो गए हैं, सरेखीय हो गए हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास कुछ और भी हैं, वो भी हो गए, कुछ और भी हैं, इन सभी को मैं यहाँ पे व्यवस्थित कर देता हूँ एक ही दिशा के अंदर। किसकी वजह से? ये जो हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र बन रखा है उसकी वजह से। तो इधर तो सभी के पास जिस साइड में धनात्मक आवेश है उधर वाली पट्टी पे, मतलब जो पराविद्युत पट्टिका है उसके नेगेटिव आवेश आ जाएगा, जिस साइड में धनात्मक है संधारित्र के। तो इधर तो ये, और जिस साइड में नेगेटिव उस साइड में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके बच्चों, तो एक बार राइट कर देता हूँ इन सभी में, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास अणु है वो एक दिशा में सरेखीय हो जाने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ये अति अल्प, मतलब पास पास में स्थित हैं। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सभी के जितने भी मान लीजिए पास में हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं वो सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो पराविद्युत पदार्थ की जो पट्टिका है
उस पट्टिका के किनारों पे ये वाले जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, इस पे जो नेगेटिव है इधर वाला ये नेगेटिव चार्ज, और इधर वाला जो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये कैंसिल नहीं हो पाता है। तो ये वाला कैंसिल नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से पराविद्युत पट्टिका है, ये जो पराविद्युत पदार्थ है, यहाँ पे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जो विद्युत क्षेत्र किसके विरुद्ध होगा? इस बाह्य जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है इसके विपरीत दिशा में होता है। उसका रीजन क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बीच वाले हैं वो कैंसिल हो गए एक दूसरे के अति निकट स्थित होने की वजह से, एक दूसरे को निरस्त कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर बनता है, जिसको मैं बोल देता हूँ EP सदिश बोल देता हूँ। पॉजिटिव टू नेगेटिव तो बनेगा, ठीक है। P मैंने इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो अणु है वो ध्रुवित हुए हैं, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है, तो ध्रुवण हुआ है, तो मैंने EP से डिनोट कर दिया। तो बच्चों मेरे को ये बताइए कि ये जो हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ये, और EP की जो डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट, मतलब विपरीत हो गई। तो विपरीत हो गई तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, वो अपन निकालते हैं। तो नेट जो वैल्यू आएगी, मान लेता हूँ E आएगा, ठीक है, ओके। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सदिश राशि है तो सदिश योगफल होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो थीटा इज इक्वल टू 180, और एकदम से अपन क्या करते हैं, वहां पे घटा देते हैं एक में से दूसरे को। ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान है वो अधिक होगा, उससे ज्यादा यहाँ पे प्रेरण नहीं हो सकता। तो E इज इक्वल टू EO माइनस EP, ये लीजिए, कोई दिक्कत? तो पहले हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र बन रहा था वो कितना बन रहा था, EO बन रहा था। अब कितना बन रहा है, E बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, EO में से कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान हमने घटा लिया। तो घटाने से क्या फायदा हुआ, आप रिलेशन एक पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू E इंटू D, मतलब वो dV इज इक्वल टू EDR वाला। मान लीजिए यहाँ पे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है, तो क्या लिख देंगे अपन, V इज इक्वल टू ED, ओके। अब देखिए E की वैल्यू आपने डिक्रीज की, E की वैल्यू आपने घटा दी, E की वैल्यू घटा दिया आपने, EO था पहले, अब E हो गया, जो E है वो घट गया है। तो E घटने से कौन घटना चाहिए, देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू ED, E घटेगा तो V भी घटेगा, तो V घट गया। अब V घटने से हमें क्या फायदा हुआ, V घटने से हमारे को ये फायदा हुआ, जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V भी घट गया, V घटा तो C बढ़ा, ये लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्राविद्युत पदार्थ को आप संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखते हैं तो वहाँ पे धारिता का मान बढ़ जाता है और विभव में धारिता का मान बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि विभव का मान घट जाता है। समझ रहे हैं बात को आप, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इस चीज को अपने कोई दूसरे तरीके से भी समझते हैं, ऐसे तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करते हैं। वो डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे आपने चार्ज दिया तो इस पे तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस चार्ज है तो इधर माइनस सिग्मा। इन पे जो पट्टिका है इस पे तो कुछ आवेश प्रेरित हुआ है, तो यहाँ पे आवेश प्रेरित हुआ है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, तो मैं बोल देता हूँ इधर माइनस वाला है तो माइनस सिग्मा P क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रेरित है ये, मतलब पोलराइज्ड, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, प्लस सिग्मा P, ठीक है, ओके। तो ये सिग्मा P की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे कितना जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना आया, उसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, ठीक है बच्चों। और वापस से अपन इस चीज को प्रूफ ही कर लेंगे कि C की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है नहीं होती है इसी डेरिवेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, E इज इक्वल टू EO माइनस EP, इक्वेशन नंबर 1। E कौन है हमारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो कैसे है, EO की जो डायरेक्शन है, जो इन प्लेटों की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र वो ये, और जो उसके बाद में यहाँ पे पराविद्युत पदार्थ की वजह से बना EPS, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये वाला, जिसको अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं, E से व्यक्त कर रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों, ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे EO की वैल्यू और EP की वैल्यू पुट करता हूं। तो EO कौन है, EO है जो हमारे पास ये संधारित्र की प्लेटें हैं उनकी वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र। तो आपको पता है कल ही अपन ने निकाला था संधारित्र की प्लेटों के बीच में बनने वाला विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आता है ना, ओके। अब अपने को EP का मान चाहिए, मतलब इस पट्टिका की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र बना, ये जो हमारे पास इस पट्टिका पे किनारों पे जो आवेश प्रेरित हुआ है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिग्मा P लिखेंगे, सिग्मा P है इसके पदों में, मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है,
कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सिग्मा ये पी ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से है सिग्मा और ये पी पदों में, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे छोटा लिखा है मैंने। और एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ आगे, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू बोलो तो यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक का कोई दिक्कत है? अब इसके बाद में आपने यहाँ पे ये जो पदार्थ ले रखा है, पराविद्युत पदार्थ ले रखा है, इसकी डेफिनेशन से अपने एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो आप जानते हैं, पराविद्युत पदार्थ, पराविद्युतांक लिख देता हूँ, पराविद्युतांक की परिभाषा से तो कितना आता है, तो E इज इक्वल टू ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर। याद कीजिए जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहां पे वैल्यू आई थी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई नोड अपॉन ई। ई नोड तो कौन है, निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपात किसके बराबर होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक भी कहते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर। ई नोड की वैल्यू तो ये रही हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से आप देख सकते हैं ये जो E है वो भी तो कौन सा है, इस माध्यम के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी वैल्यू, और ये वाला भी यही है, तो दोनों को इक्वल करके लिखिए। दोनों को इक्वल करके लिखने पे कुछ ऐसा प्राप्त होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप इसको भी इक्वल करके लिख सकते हैं, ये लीजिए दो, इक्वेशन नंबर 4। आप ये इक्वेशन नंबर 4 से देख सकते हैं E की वैल्यू है यहाँ पे कम हो रही है, क्यों हो रही है, ध्यान से देखिए आप इसको, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो सिग्मा से में कुछ यहाँ पे घट रहा है, ऊपर की साइड में घट रहा है, तो ये वाली वैल्यू कम होगी, ये वाली वैल्यू कम होने की वजह से ये वाली वैल्यू भी कम होगी, E की वैल्यू कम होगी। और यहाँ से देखना चाहें, इस फॉर्मूले से देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए साथ में कौन आ गया, पहले जब केवल ये वाला था, EO था, तब कितना फॉर्मूला आ रखा था, ये आ रखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रखा था, और अब इसके साथ में कौन मल्टीप्लाई कर दिए हो आप, एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई कर दिए हो, तो एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आप जानते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक की वैल्यू कितनी होती है, 1 टू इन्फिनिटी होती है, तो 1 तो निर्वात के लिए हो जाएगी, तो सभी माध्यमों के लिए इससे ज्यादा ही प्राप्त होगी, तो आपके पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, नीचे वाली इंक्रीज होने की वजह से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं समीकरण 4 से स्पष्ट होता है कि पराविद्युत पदार्थ के पट्टी का रख देने पर विद्युत क्षेत्र का मान रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और उसकी वजह से विभव का मान में कमी आ जाती है और धारिता का मान बढ़ा लिया जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सिग्मा पी है, मतलब कितना आवेश प्रेरित हुआ उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अपन प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण 4 से ही लिखिएगा, समीकरण 4 से सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो कट गया, तो कौन बच गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया जी, सिग्मा माइनस सिग्मा एप्सिलॉन आर। सिग्मा को बाहर ले लीजिएगा तो सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 है, वो हमको वैल्यू दे रहा है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू दे रहा है कि ये जो संधारित्र की प्लेट हैं उन्होंने यहाँ पे कितना आवेश प्रेरित कर दिया, उस प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू को बता रहा है। तो आपको जब भी मान लीजिए कहीं पे प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू पूछता है तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, वो कौन सा माध्यम में रखा हुआ है उसका आप आपेक्षिक विद्युतशीलता पराविद्युतांक का मान रखिएगा और सिग्मा की वैल्यू रख दीजिएगा। सिग्मा कौन है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रेरित करने वाला है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं आगे के कि जो आपने पढ़ा था कि जो ध्रुवण P का परिमाण होता है, ध्रुवण क्या होता है, मतलब हमारे पास ये जो हमारे जैसे आपने इसको, ये पराविद्युत पदार्थ है, इस पराविद्युत पदार्थ को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा,
ये जो पहले से बन रखा है इस संधारित्र के द्वारा बन रखा है। यहाँ पे जैसे आपने इस पराविद्युत पदार्थ को रखा तो यहाँ पर कितना आवेश वो प्रेरित हुआ वो अपन किससे डिनोट करते हैं, मतलब कितना इस ये जो हमारे पास पदार्थ है उसके अंदर कितना प्रेरण की घटना हुई वो अपन किससे व्यक्त करते हैं, ध्रुवण से व्यक्त करते हैं, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। तो ध्रुवण जो P सदिश है उसका जो परिमाण होता है वो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। मतलब ध्रुवण P सदिश का परिमाण ये जो पराविद्युत पट्टिका है उसके किनारों पे जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके बराबर होता है। तो P का मान कितना होता है, P का मान आप जानते हैं, अपन ने पढ़ा था पराविद्युत वाले के अंदर साई ई यही होता है। E का मान कितना आ रखा है, E का मान ये आ रखा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये किसके बराबर होना चाहिए, सिग्मा P के बराबर होना चाहिए। मतलब जो प्रेरण है इसके अंदर जो ध्रुवण हुआ है कितने, मतलब जो अणु है वो ध्रुवित हो गए हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर। अरे भैया ज्यादा प्रेरित ध्रुवण होगा तो उतना ही ज्यादा प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके। तो सिग्मा P की वैल्यू कितनी है, सिग्मा P की वैल्यू ये रही। तो P इज इक्वल टू ये वैल्यू जैसे पुट करेंगे यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, साई ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो सिग्मा P की वैल्यू कितनी है, ये रही सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पे जो भी कट रहे हैं वो काट दीजिए। तो सिग्मा से सिग्मा गए तो साई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और एप्सिलॉन आर को अंदर लेके जा रहा हूँ। एप्सिलॉन आर माइनस यहाँ से कट जाएगा ये लीज, ये रिलेशन आ गया साई ई, रिलेशन बिटवीन साई ई एंड एप्सिलॉन आर के मध्य रिलेशन आ गया, ये वाला रिलेशन होता है। साई ई कौन होता है भैया, साई ई होता है हमारे पास जो हमारे पास ये पराविद्युत पदार्थ दे रखा होता है उसकी ध्रुवता को मापता है ये। ठीक है, पदार्थ की जो विद्युत प्रकृति होती है, मतलब वो कितना वहां पे जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वो कितनी विद्युत प्रकृति को दर्शाएगा और कितना उस वो विद्युत क्षेत्र वो डेवलप कर सकता है उसको व्यक्त करता है, साई ई व्यक्त करता है, मतलब ध्रुवता को मापता है। ठीक है, तो यह हमारे पास डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो आपने यहाँ पे पता लगा लिया कि जो C की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है पराविद्युत पदार्थ रखने से, और जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का मान होता है वो यहाँ से निकाल लिया और रिलेशन भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, एक मतलब 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लीजिए। हो गया है, मिटा दूं? चलिए, तो अपना जो अगला टॉपिक है हटा देता हूं। हाँ, अगला टॉपिक है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब हमारे पास पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, मतलब माध्यम ले रखा है। इस प्रकार से हमारे पास ये संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। ठीक है, और ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया है, माध्यम भर दिया है, जो भी माध्यम है, और उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना है, एप्सिलॉन आर है, उसका पराविद्युतांक कितना है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे इसकी धारिता का मान ज्ञात करना है जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से, मतलब पूरी पूरी भरी हुई हो माध्यम से, तब हमारे पास C की वैल्यू कितनी होती है, धारिता की वैल्यू कितनी होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतया परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, ओके, ये हमारा टॉपिक है। और ये हमारे पास मान लीजिए इस पे जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो उसका सिग्मा और ये प्लस ये माइनस सिग्मा, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और यहाँ पे जो विभव बन रखा है, विभवांतर है, वो है V। ठीक है, ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है ये आप जानते ही हैं, E विद्युत क्षेत्र बन रखा है। तो स्टार्ट करते हैं
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू, बहुत बार निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे माध्यम भरा हुआ है तो क्या आएगा, एप्सिलॉन आर भी साथ में आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन E एंड V, E व V के मध्य संबंध से। ठीक है, तो कितना आता है, वही dV इज इक्वल टू EdR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना है, V का है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ED। इक्वेशन नंबर 2, एक का मान 2 के अंदर रखिए, जैसे ही एक का मान 2 के अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 3। ये V की वैल्यू निकाल ले। किसका मान निकालना है आपको, धारिता का मान ज्ञात करना है। तो धारिता का मान ज्ञात करना है तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर 4, V की वैल्यू यहाँ रखें तो 3 से 4 के अंदर पुट कीजिए, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और D है ऊपर, ये लीजिए कैलकुलेट कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो ऊपर चले जाएंगे, और ये लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है ना बच्चों। तो पृष्ठ है, मतलब इस प्रकार से आवेश है वो कहाँ पे फैला हुआ है, पृष्ठ पे फैला हुआ है, तो Q अपॉन A हो गया। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q से Q कैंसिल, A ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D। यही बचा, ओके, ये आंसर आ गया। जब हमारे पास प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से प्राविद्युत पदार्थ है वो भरा हुआ है, तब आंसर आता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन T। और जब केवल निर्वात होता है तब क्या आया था लास्ट क्लास के अंदर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन आ रहा है वो ऊपर की साइड में आ रहा है, ऊपर की साइड में आ रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माध्यम के अंदर धारिता का मान बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन आर गुना। तो माध्यम Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। माध्यम के अंदर धारिता का मान निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे यह अपना कंप्लीट हुआ जब प्राविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, यहाँ पे अपन एक टी मोटाई की पट्टिका ले लेंगे तब कितनी वैल्यू आती है, और अलग अलग प्राविद्युत पदार्थ डाल देते हैं तब कितनी वैल्यू आती है। ये 2 डेरिवेशन अपन अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, टाटा बाय बाय।